एक सब्जेक्ट हमने छेड़ा था, उसका इख्तिताम अभी तक नहीं हुआ। तो आज सिद्दीकी साहब आए नहीं। असफल सिद्दीकी साहब वो मौजूद मुझे वो देते हैं जो वो खुद समझना चाहते हैं, या तिब्बा अकराम जो है ना वो कहते हैं कि ये जो है ना थोड़ी सी केमिस्ट्री और थोड़ी सा फिजिक्स इन चीज़ों को मिला के और नजरिए के साथ साबर साहब की तालीम के साथ उनकी तदबीर देकर हमें बताएं। तो मेरे दोस्तों, आज का जो अनुमान है यह मेरे जिम्मे जो लगाया है वो है मेटाबॉलिज्म के खराबियां या मेटाबॉलिज्म का आखिरी हिस्सा। हमें ये भी पढ़ लिया था कि अंतड़ियों में कैसे होता है, हजम का अमल कैसे होता है, हमने ये भी पढ़ लिया था मेदे में कैसे होता है, हमने ये भी पढ़ लिया था जिगर में कैसे होता है। लेकिन एक चीज रह गई थी कि खून में ये अमल कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म खून में कैसे होता है। दो लफ्ज है, एक को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, दूसरे को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अमल और रद्द अमल दो। जब नुकसानदेह जिस्म के अंदर हो रहा होता है तो उस वक्त क्या होता है, जब फायदेमंद हाजमे का अमल हो रहा होता है तो फिर क्या होता है। अभी जो हमने आज देखना है वो प्रोफेसर साहब जो बैठे हुए हैं हमारे लेक्चरर सर, उन्होंने पहले शुरू किया था आज, और फिर उन्होंने वक्त की कमी के बाद क्या मैं सकता हूँ कि उन्होंने आप लोगों के दिलचस्पी के बाद इसको वहां तक छोड़ा यहां तक आपको समझना चाहिए था, या जहां तक आपकी रसाई थी, या जहां तक आपकी जहन की रसाई थी वहां तक उन्होंने किया। कहते हैं ना कि जितना किसी का गर्फ हो उसके मुताबिक उसमें डालो। शायद आप लोगों का गर्फ इतना था कि उन्होंने उतना ही डाला, बल्कि उनके नॉलेज की कमी नहीं है उनके पास। वो लगे रहते तो हो सकता है सारी रात भी इसी चीज पे बोल देते कि मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो ये जो था ना मेरे जिम्मे छोड़ के वो आराम से बैठ गए। तो मेरे भाई, हमने जो साबिर साहब से इल्म सीखा, या उनसे जो हमने पढ़ा, या उनको हमने देखा, या उनसे हमने जो तरबियत पाई, उसमें सबसे बड़ी बात जो है आज की है, किसी चीज की तह तक पहुंचो फिर उसको बात करो। जब आप किसी चीज की तह तक नहीं पहुंचते उस वक्त तक आप अगर वो बात करते हैं तो मुहमल है, किसी को समझ में नहीं आएगा। फिर दूसरा ये देखो कि सामने जो बैठे हुए हैं उनका तालीमी म्यार क्या है, उनका जो है वो कैसा है। क्या वो केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, क्या वो मैट्रिक पास ही तरीब है जिन्होंने बायो भी नहीं पढ़ी और घर बैठे उन्होंने जो है डिप्लोमा ले लिया। कहता है हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, फिर बात तो खुद करे लानत करे शैतान पर। पढ़ते हम खुद नहीं है, हम खुद दूर हैं, और हम कहते हैं जी कि मेडिकल वाले ये करते हैं, फला ये करते हैं। तो जो आप फायदा मेडिकल से ले सकते क्यों नहीं लेते? उनके टेस्टों को आप क्यों नहीं, उनके टेस्ट को आप क्यों नहीं पढ़ लेते? आपको भी पता चल जाएगा, लेकिन आपके टेस्ट पढ़ने का तरीका उनसे अलग होना चाहिए। ऐसे ही एक दिन हम बैठे हुए थे रावलपिंडी में, तो मेरे शागिर्द कर्नल खालिद महमूद PhD केमिस्ट्री है, तो बात हो रही थी बलगम पर, सुधा पर, सुफरा पर, जो साहब रहने सबके लिए वो उनको पढ़ा रहे थे। तो वो भी जो इतनी तालीम होती है किसी के पास, तो वो आगे फिर खुद भी रिसर्च करते हैं। तो साबिर साहब ने जो हमें दिया है नैनो टेक्नोलॉजी है। नैनो टेक्नोलॉजी हम किसको कहते हैं कि माइन्यूट जर्रा, एटम को सबसे छोटे से छोटा जर्रा जिसको तकसीम ना किया जा सके, लेकिन आजकल एटम को भी तकसीम किया गया है। इसी तरह सेल को भी तकसीम किया गया है। आपने सारे तो हजम का अमल पढ़ लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि सेल के अंदर जाकर कैसे हजम होती है कोई चीज, उसके लिए क्या चाहिए हमें। तो आज मैं थोड़ी सी बात इस तरफ लाता हूं, शायद
कहते हैं अंदाजे बयां गरचे शोक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में ये मेरी बात। तो बात कर रहे थे कि भाई ने बहुत अच्छी बात की थी कि हाजमे के लिए हमें, मेटाबॉलिज्म के लिए हमें कौन सी चीज चाहिए है। क्यों भाई? नंबर 1 हमें चाहिए है एनवायरमेंट या हरारत। पहली बात यह है कि हमें हरारत चाहिए। जहां कोई एनवायरमेंट आप कह लें, हरारत, वो मौसम, जैसे कमरा है, लिबर्टी है, उसके कमरे का एक खास दर्जा हरारत होता है। इसी तरह हमारे जिस्म का भी खास दर्जा हरारत है, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो उस दर्जा हरारत पे होता है। अगर कमोबेश हो जाए, हरारत जिंदगी है, साहब फरमाते हैं हरारत जिंदगी है। और जब कोई आदमी की डेथ हो जाती तो हम उसकी नब्ज देते हैं, उसके जिस्म की दर्जा हरारत, टेम्परेचर देखते हैं, कुछ देर तक उसका टेम्परेचर वही रहता है, कहते हैं टेम्परेचर वही, लेकिन वो हरारत अंग्रेजी जो है वो खत्म हो गई है। हरारत गरीबा बढ़ गई है, बुखार हो गया है। अगर टेम्परेचर जिस्म का बढ़ जाए, हरारत गरीबा कहते हैं, उसे बुखार हो जाता है। और अगर हरारत अपने असली उसे हरारत असलिया कहते हैं, हरारत अंग्रेजी कहते हैं, जो हमारे जिस्म की नशोनुमा करती है, हमारे जिस्म की जरूरत होती है, हमें जिंदगी के लिए जो जरूरी है। और आज एक मैं आपको बहुत बात कर देता हूँ, करता चलूं। साबर साहब फरमाते हैं कि 5 नंबर तहरीक वो तहरीक है जिसमें रतूबत और हरारत सालिया होती है और खून सालिया बनता है। और हरारत, और जब खून सालिया बनेगा तो खून के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। तो आप करें। और इसीलिए 5 नंबर में होता क्या है, कभी आपने इसका आप पीछे नहीं देखा है कि भाई 5 नंबर में होता क्या है। आपके जिस्म की जितनी भी जहरीले मादे हैं, आपके गुर्दे नाक का फेर तेज होता है, जिस्म के अंदर जितने भी फालतू मादे होते हैं, जहरें होती हैं, टॉक्सिफिकेशन होता है, हर चीज जो बहाकर बाहर निकाल देती है जिस्म के। ये तहरीक मुंह है। लेकिन ये जो पीछे मौसम गुजरा है, इसके लिए साबर साहब ने फरमाया कि जब भी आप 5 नंबर की दवाई दें, बरसात का मौसम हो, मरीज का जिस्म भी 5 नंबर पे दें, लेकिन उसके साथ आपने उजलाती दवाई जरूर देनी है। ऐसा ना हो कि उसका दिल जो है फेल हो जाए, तहलील की आखिरी हद तक पहुंच के उसकी डेथ ना हो जाए। तो उजलात को भी ताकत दें, ये याद रखें। और आपको एक साबर साहब का जो है ना, एक बड़ा नुक्ता है, वो बताता हूँ। साबर साहब फरमाते हैं कि शरियाने हमेशा उजलाती तहरीक में तंग होती है। शरियाने हमेशा उजलाती तहरीक में बंद होती है और वरीदें गुदी तहरीक में बंद होती है। ये आप याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके कभी नहीं भूलेंगे। तो बात कर रहे थे, पहली चीज है हरारत चाहिए, दूसरी चीज है ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज है कि ये ऑक्सीजन भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये किस लिए चाहिए? ओ भाई, जिस लिए चाहिए था वो है C6H12 H12O6। ये जो जिस्म के अंदर होता है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। जो भी आप गजा खाते हैं, इस्तेहाला होने के बाद वो प्रोटीन में चेंज होती है। प्रोटीन चेंज होने से पहले अमीनो एसिड बढ़ता है, वो जो है ना काफी फिजिक्स है, आप उसमें नहीं जाएं ना, मैं इतनी दूर आपको घसीट के ले जाऊंगा क्योंकि आप तबीब हैं। तो ये ग्लूकोज चाहिए। तीसरे नंबर पर क्या चाहिए? ग्लूकोज। और चौथी एक चीज चाहिए है, आपको एक बात बताऊं, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं कैटलिस्ट, लेकिन आप इसे समझने कि इसको कहते हैं मदारी, या आप इसको कह रहे रेफरी जो टीमें खेलती हैं, वो कुश्ती करती हैं या
कबड्डी खेलती हैं या फुटबॉल खेलती हैं, हॉकी खेलती हैं, रेफरी जो है उनको लड़ाई छिड़ाई कराने के बाद बाहर निकल जाता है, फिर दोबारा दूसरे मैच के लिए तैयार हो जाता है। ये 4 चीजें जरूरी हैं। और जिस्म के अंदर जो प्रोटीन होती है इसे हार्मोन कहते हैं, हार्मोन। और जो गुदद अफराज खारिज करते हैं जो कि हार्मोन के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होते हैं, उनको खामरे भी बोलते हैं और एंजाइम भी बोलते हैं। ये 2 चीजें याद रखें। और सहाना के लिए केमिकल एक्शन होता है, हार्मोन इलेक्ट्रेट और पायरेट में तब्दील हो जाते हैं जिनको खामरे एंजाइम कहते हैं। इस अमल को ग्लाइकोज अमल कहते हैं या ग्लाइकोज एक्शन बोलते हैं। क्यों प्रोफेसर साहब गलत तो नहीं बोल रहा? ये अमल जो है ग्लाइकोज एक्शन जो होता है ये कैसे होता है, क्यों होता है? पहले तो आप खाते दुनिया जहान की हर चीज खा लेते हैं। इधर से गोश्त आया वो भी हमने खा लिया, इधर से सस्ती चीजें आई वो भी खा ली, चर्बी वाली चीजें आई वो भी खा ली, ये जो चीज आई हमने खा ली। अभी हमारे मेदे के अंदर गोश्त भी है, चिकनाइयां भी हैं, ये कैसे हजम होती हैं? इनके हजम की बात करते हैं, फिर आगे चलेंगे। फिर मैं आपको एक और दिलचस्प गेम में ले जाऊंगा कि अल्लाह ताला ने कैसा निजाम बनाया है इंसान के जिस्म का। जब वो इस चीज की गहराई में जाते हैं तो खुद सजदा करने को जी जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया और ऐसे जैसे वो कंप्यूटर में कोई चीज फीड नहीं कर दी जाती, ऐसे ही हमारे जिस्म की बहुत सी जगह पर अल्लाह ताला ने प्रोग्राम फिक्स कर दिया, उसने वही काम करना है। जैसे आपका काम देखना है, काम सुनना है, जुबान का काम चखना है और हमारा खाना है। अल्लाह ताला ने ये मखसूस कर दी है। जैसे दिल की हरकत है, फेफड़ों की हरकत है, अंतड़ियों की हरकत है, अल्लाह ताला ने ये मखसूस कर दी है और वो हो रही होती है, ऑटोमेटिक हो रही होती है। साइंसदान आज तक लेवल में तहकीक कर रहे हैं। लेवल में कितने फीसद में उन्होंने तहकीक की है? सिर्फ 4%। क्यों सर जी? सिर्फ 4% पे उन्होंने तहकीक किया। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज कहते हैं ये हम बड़े साइंसदान है, ये हम कुछ भी नहीं है। 4%। उसमें भी 2 चीजें लबलबा जो है 2 चीजें बनाता है, उसे उन्हें आप एंजाइम कह लें, खामरे कह लें। वो 2 चीजें बनाता है, एक है ग्लूकोजन और दूसरी है इंसुलिन। क्या है? ग्लूकोजन ग्लूकोज ही हुआ ना, और दूसरा क्या है? इंसुलिन। अल्लाह ने ऐसा किया है कि हमारे जिस्म के अंदर मीठे की मकदार को ये कंट्रोल करती है। तो इंसुलिन मीठे की मकदार को बढ़ने नहीं देती और ग्लाइकोजन जो है ये मीठे की मकदार को कम नहीं होने देती। अल्लाह ने ऐसा निजाम कायम किया है। अल्लाह फिर होता क्या है कि लबलबा जो हमारा है ये 3 किस्म के खामरे या हर मादे पैदा करता है। एक को बोलते हैं लाइपीज। जितनी आपने चिकनाई खाई होती है, घी खाया होता है, मक्खन खाया होता है, जितनी भी चिकनाइयां खाई होती हैं उनको ये तोड़कर फोड़कर अमीनो एसिड में चेंज करता है और अमीनो एसिड दोबारा प्रोटीन बन जाती है। इसी तरह हमारी मादा पैदा करता है गैर हजमशुदा निशास्ता जो मैदे से आंतड़ी के अंदर उतर जाता है। गैर हजमशुदा जो होता है उसको वो हजम करके जिसे बदन बनाता है उसको भी मीठे में चेंज कर देता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसी तरह ट्रिप्सिन एक मादा है, वो छोटी आंत जो है इसके अंदर जब पेपेटाइड कहते हैं छोटे छोटे गजा के टुकड़े या मीठे के टुकड़े या ये समझिए कि प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े जो उनको तोड़कर अमीनो एसिड में चेंज करता है ताकि दोबारा वो प्रोटीन बन सके। प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड हमारे जिस्म की बेसिक इकाई है जो हमारे जिस्म की हर चीज बनती है, अमीनो एसिड से बनती है, प्रोटीन बनती है, फिर उसी तरह हर चीज बनती है। तो लबलबा जो है
बेनालीदार गुदद है, ये दोनों काम करता है तो बेनालीदार, लेकिन काम दोनों करता है। गुद्दे नाक का भी है और गुद्दे जात का भी है। तो इसका जो काम है फिर जो है वो ये है। अगर हमारे जिस्म के अंदर असाबी तहरीक बढ़ जाए, जब असाब तहरीक होगी तो फिर क्या होगा, उजलात में क्या होगा, तस्कीन होगी और ग्लैंड सिस्टम जो है उसमें तहलील होगी। वो बातें पैदा नहीं करेगा, एंजाइम पैदा नहीं करेगा, खामरे पैदा नहीं होंगे, वो अपना फंक्शन नहीं हो सकेगा। तो फिर क्या होगा, हमारी ग़िज़ा जो है ना वो हजम नहीं होगी, असाबी सोजिश हो जाएगी, खमीर दर खमीर जिस्म के अंदर भनकर आशिकी जहर पैदा हो जाएगा। और ये आशिकी जहर एक किस्म का कैंसर भी होता है, असाबी कैंसर भी होता है। लेप्रोसी पॉइजन सुना है कभी आपने? ये भी असाबी होता है, असाबी भी होता है। और इसको आप लेप्रोसी पॉइजन को आप पता क्या बोलते हैं? उर्दू में हम या तिब की ज़बान में बोलते हैं जज़ामी जहर, जज़ाम कोड। अगर ज़रूरती तहरीक बढ़ जाए, जिस्म के अंदर तजाबीत बढ़ जाए, कहां से बढ़ेगी? जो हम खाते हैं ग़िज़ा, ये जो हमारी ग़िज़ाएं जहरीली है, हमारी दुआएं जहरीली है, हमारे अज़हान जहरीले है, खुदा जहरीली है। हम मेरे ज़हन भी तखरीब का आ रहा है, ताबीरी नहीं है। तो जब ये बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है? जिस्म के अंदर खुश्की की ज्यादती से जो मेटाबॉलिज्म होना होता है वो नहीं होता। गुदद जो है तस्कीन की हालत में होते हैं, मेटाबॉलिज्म में फर्क आ जाता है। उसके लिए आज मेरे से पहले जो मुकर्रर थे उन्होंने बोला है कि गुदद के अंदर जब तस्कीन होती तो क्या होता है, जब तहलील होती तो क्या होता है। ये वो पढ़ा चुके हैं, इसलिए मैं उसको ज्यादा नहीं लेता हूं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर हजम का अमल कैसे होता है। ओ भाई, खून के अंदर मीठे का हजम कैसे होता है? अगर मीठा हजम ना हो तो क्या होता है जी? उसका रिजल्ट क्या होता है? आप लोग सारे बैठे कहते हैं ज़ियादत हो गई है, खून मीठा हो गया है, शुगर हो गई है, ब्लड शुगर हो गई है, क्या हो गया, ये हो गया, शुगर हो गई, यही बोलते हैं ना। मैंने आज ये लफ्ज पहले नहीं कहा है। फिर कहते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है शुगर का? जब मीठे खून में मीठे की जाती हो जाती क्या होता है? इसके दो एक लफ्ज बोलते हैं न्यूरोपैथी। क्या बोलते हैं? न्यूरोपैथी। अगर न्यूरोपैथी क्या होता है? ये जो ग्लाइकोलिसिस का अमल है ना, मीठे के हजम होने का अमल, हमारे जिस्म के करोड़ों सेल हैं, उनमें क्रियात्मक हो रहा होता है। अगर इस सिस्टम के अंदर खराबी आ जाए, नर्वस सिस्टम के अंदर खराबी आ जाए, तो सबसे पहले जो असर होता है न्यूरोपैथी का, दिमाग का है, वो ये होता है कि आपकी याददाश्त कम हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है, नसियान हो जाता है। अगर ये न्यूरोपैथी क्या होता है? वो सेल जो होते हैं डेड हो जाते हैं। अगर हार्ट के सेल जो है डेड हो जाए तो आपकी शरीयातें तंग हो जाएगी, आपको हार्ट की बीमारी हो जाएगी। इसे भी न्यूरोपैथी कहते हैं। अगर आपके ऑप्टिकल नर्व जो है उनमें ये खराबी आ जाए, नर्व में जो ऑप्टिकल नर्व है उनमें खराबी आ जाए तो आपकी नजर चली जाएगी। आपने देखा होगा कि शुगर के कुछ मरीजों की नजर यकदम चली जाती है। अगर ये न्यूरोपैथी का अमल जिगर में हो जाए तो जिगर के भी कुछ ही असाब, जिगर में भी असाब है, वो डेड हो जाएंगे और उसके बाद जिगर के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। और होंगे क्या? तस्कीन जिगर के प्रॉब्लम हो गए। जिगर के अंदर तस्कीन के मादे जो गुदद है वो तस्कीन में चले जाएंगे, वो अपना फंक्शन ठीक नहीं करेंगे। इसी तरह बात यह है कि अगर गुर्दों में चले जाए तो गुर्दों के फेल होने का 100% चांस होता है।
अभी इसके बाद आप क्या कहें? चलो आज अभी देखते हैं कि हमारे खून के अंदर ये कैसे अमल कैसे होता है। लिखने पढ़ने के जो है ना मुद्दत गुजरी है, लिखने पढ़ने का भी जो है ना पढ़ाने का मुझे वो जो है ना तजर्बा नहीं रहा है। अच्छा, क्योंकि 25 साल हो गए हैं बोर्ड पर खड़े होकर मैंने नहीं पढ़ाया है आज पहला। तो चलो आप देखते हैं कि ये शरियान है, शरियान है, इसके अंदर खून बह रहा है। इसकी एक खास एनवायरमेंट है। जितने भी अमल होते हैं ना इंसुलिन से एच आयन बनते हैं। जब एच आयन समझा है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। एच आयन बनते हैं, जितनी भी एच आयन बनेंगे उतनी ही आपके जिस्म में हरारत होगी। अगर जिस्म में हरारत बढ़ गई तो आपका जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है या कुत्ते मुदब्बरा बदन है, पूरी जिस्म में फैला देगी। आप कहेंगे बुखार हो गया। अगर वो अपने तौर पर है उसके जो है वही है। इसमें खून जा रहा है, जारी जा रहा है, खून है इसमें बह रहा है, खून बह रहा है। तो अल्लाह ताला ने इसमें दो चीजें रखी हैं कि इसकी एनवायरमेंट पूरी रहे और इसकी पीएच पूरी रहे, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन वो पूरी रहे। उसके लिए भी अल्लाह ताला ने दो चीजें बनाई हैं। एक को कहते हैं HB होमोग्लोबिन, और दूसरा जो है इसको पूरा रखने के लिए वो है अल्ब्यूमिन। क्या है? अल्ब्यूमिन। ये दो चीजें हैं, ये कहलाती हैं बफर। बफर क्या होता है? वाटर, जिन पंजाबी च कहते हैं दीवार, ना उधर जा सको ना उधर जा सको। अगर खुदा न खास्ता ये बफर टूट जाए, ये कितना होता है? 7.35 से लेकर 7.40 कितना है? 0.5। ये है बफर। अगर तदाबियत ज्यादा हो जाए, किसी वजह से ये बफर टूट जाए और ये HB ये जो है इसका पीएच जो है 7.2 से नीचे आ जाए तो आदमी की जिंदगी को खतरा लाक हो जाता है, डेथ हो जाती है। कहते जी ग्लाइसेमिया हो गया जी, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। क्या हो गया? हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। तो अल्लाह ताला ने जो दो बफर रखे हुए हैं, आप जब भी खून की पीएच चेक करेंगे 7.34 से लेकर 7.40 तक होगी या 7.2 तक होगी। क्यों सर जी? ऐसे शायद मैंने आपसे तस्दीक इसलिए करा देता हूं कि आप ताज़ा ताज़ा पढ़ाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। इसकी जो ये होती है, लेकिन आपको ये कैपिलरी में जिसको कहते हैं अरूक शहरिया, शेर कहते हैं फारसी में बाल को सर, बाल नमा जो हमारी शरियाने हैं कैपिलरी कहलाती हैं, उनमें से खून जब आगे जाता है तो ये समझ लेंगे ये खून का ये एटम है खून के, या ये सेल है खून के, खलिए हैं, वाइट सेल समझो, जितने भी सेल हैं इनके ये दरमियान में खलाएं हैं, इनमें प्रोटीन भरी हुई है। प्रोटीन क्या है? मीठा है, असाबी है। इसमें प्रोटीन भरी हुई है, असाबी है, मीठा है। ये मीठा हमारे काम कैसे आएगा? मीठा किस लिए? आप क्यों कहते हैं कि मीठा हमारे जिस्म की बेसिक इकाई है? दुनिया की जो भी चीज हम खाते हैं, दुनिया की जो भी चीज हम खाते हैं, हम गुड़ खाएं, शक्कर खाएं, चीनी खाएं, करेला खाएं, नीम का पत्ता खाएं, जब वो मैदे से नीचे होगा तो ग्लूकोज होगा, C6H12O6 होगा। मुझे ये बात ऐसे इधर लगी हुई है,
जब मैं पहले दिन साबर साहब के पास गया था तो साबर साहब ने यही मेरे से पूछा था कि बेटा मैटर किया ना। मैंने कहा हाँ जी। लेकर गया था खालू को, वो शुगर के मरीज थे। उन्होंने 90 देखी, बताने लगे, फरमाने लगे कि एक स्टाक शक्कर, एक स्टाक घी देसी और एक स्टाक सूजी, इसका हलवा पकाकर खिलाओ उसे 3 टाइम, और कुछ चीज नहीं देखी। भाई हमने लेने शुरू किए। मेरे खाली 25 साल बाद फौत हुए, उनको दोबारा शुगर नहीं हुई। तो जब लेकर गया तो मैं तो अपने हकीमों की औलाद थे, हकीम समझता था। तो मैंने कहा, उन्होंने जब बोला ना शुगर है तो ये चीनी और ये बताया, मैंने कहा ये इनको तो शुगर है। वो कहते बेटा मैट्रिक साइंस के साथ किया है। मैंने कहा जी, तो चीनी का फार्मूला करो। मैंने कहा C12H22O11 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। फिर मैंने कहा बेटा जो भी चीज खाए ना, जो मैंने अभी लफ्ज बोले थे कि नीम का पत्ता खाएं, गुड़ खाएं, चीनी खाएं, रोटी खाएं, जो भी चीज खानी है उसका ग्लूकोज बनना है। तो बेटा कभी कभी आ जाया करो। हुई ये हमसे नादानी, तेरी महफिल में आ बैठे, जमीन की खाब होकर आसमां से दिल लगा बैठे। हमें तो उस वक्त पता चला जब वो दुनिया में नहीं रहे कि अपने उस्ताद से कुछ लिया ही नहीं है, यकीन जानो। फिर हमने बुजुर्गों की खिदमत किया, उनके जो शागिर्द थे हमने उनकी शागिर्दी अख्तियार की है। हमने उनको कभी बताया नहीं था मैं साबर साहब के पास गया हूं। मलखाती डोगर, अलाइदा शाबासी, दिलावर साहब, पल्ली साहब, दिलावर पल्ली साहब, सदीक शहीन साहब, सबसे हमने इस्तेफादा किया है। लेकिन उनको हमने उस वक्त बताया जब अल्लाह, मैं सदीक शहीन साहब के पास गया। सर जी थोड़ा सा लंबा हो गया है, इजाजत है सर? जी जी फरमाओ। सदीक शहीन साहब के पास गया, वर्दी पहनी हुई थी, आदमी भी था, हवलदार था। कैसे आए ये, आपसे मिलने आए हैं। खैर जी चाय शायद पिलाई, बड़ी इज्जत करते थे उस जमाने में। ये सन 77 का वाकया है। तो जाने लगे, हाँ भाई कैसे आए थे? मैंने कहा सर जी मुझे तहरीर तस्कीन का पता नहीं चलता है, आपने क्या करना है? मैंने कहा सर जी मेरा दिल दिमाग जिगर ठीक होगा तो दुश्मन के सामने बॉर्डर पे खड़ा होगा। आपको मेरा एड्रेस किसने दिया, पता किसने दिया? मैंने कहा सर मुझे किसी ने पता नहीं दिया, मैं खुद अपने पते में आया। क्यों, क्या है? मैंने कहा याद करें 31 मई था, सन 1972 था, शाम का टाइम था। ये साहब बैठे हुए थे आपके साबर साहब के पास। तो मैं भी आदमी भी था, तो चोरी गया। मैं नहीं चाहता था कि उस्ताद बीमार है तो डिस्टर्ब हो। जब मैंने ऐसे देखा तो ये साहब बैठे हुए थे और साबर साहब की नबज आपके हाथ में थी। मैं ऐसे ही आया हूं, उठ के खड़ा होकर मुझे गले लगा दिए। जब जी गए फिर भाई हमने भी जाना शुरू किया। जो हमें नहीं आता था हमने बुजुर्गों की खिदमत की और से सीखा। और जो वक्त था ना साबर साहब का, आज मैं आपको एक और बात बता दूं। जो भी मरीज आता था साबर साहब उसको तशखीस देते थे, सारा कुछ लिखने के बाद पर्ची उसके हाथ में देते थे और में कहते थे जाओ मुस्लिम नासिर के पास ले लो, डिस्पेंसरी उन्हीं के पास होती थी। एक और बुजुर्ग होते थे जो साबर साहब के बिल्कुल मुशाबा थे, पता नहीं कजन वगैरह थे या क्या थे, वो भी उधर ही होते थे अरबिया साहब। हमने साहब उधर ले जाना और हमने वो पर्ची भी पढ़ते रहना, साथ नब्ज में हाथ भी ऐसे रख लेना। कुछ वक्त गुजरा, हमें भी नब्ज की थोड़ी सी सूझबूझ आ गई कि ये उधराती है, गुदी है, उधराती में क्या क्या होता है, गुदी में क्या क्या होता है। तो एक दिन शाम का टाइम था, बैठे हुए थे तो साबर साहब फरमाने लगे कि जो शख्स नब्ज में हाथ रख के नब्ज बताता है वो थर्ड क्लास तबीब है। जो शख्स नब्ज पे हाथ रख के मर्ज बताता है वो थर्ड क्लास तबीब है। जो शख्स फेस रीडिंग करके चेहरा देखकर मर्ज बताता है वो सेकंड क्लास तबीब है। जो शख्स रात के अंधेरे में मरीज की आवाज सुनकर चलते हुई चाल देकर बच्चे को देखकर घर बैठे उसकी मां की तशखीस करता है वो पहले दर्जे का तबीब है। हम उस दिन से तालिब इल्म हैं, हमने तालिब इल्म अख्तियार किया उस दिन से। हमें किसी को नहीं कहते कि मैं बहुत बड़ा हकीम हूं, हम कहते भाई तिब आती नहीं, तालिब इल्म सीख रहे हैं। और हकीकत है कि हमने शागिर्दों से बहुत कुछ सीखा है।
उस्ताद होता तब है जब शागिर्द हो, और शागिर्द उस्ताद को सीखने पर मजबूर करते हैं, पढ़ने पर मजबूर करते हैं। अगर किसी को पढ़ाना है क्या जरूरत है मुझे इतना मेहनत करने की, ये नोट्स बना के आपके लिए लाने की। तो बात कर रहे थे कि ये जो है इनके सेलों के अंदर, मैं वो अंग्रेजी के लफ्ज नहीं बोलूंगा, ये खलाएं होती हैं, तो इसके अंदर प्रोटीन आई हुई होती है। और जब यहां कोई बफर नहीं है, ये देखा था ना बफर है, ये पीएच गिरने नहीं देते, तो यहां पर पीएच गिर जाती है। गिरती कैसे है कि हम खाते हैं उजलाती चीजें, जब उजलाती चीजें खाएंगे तो खून के अंदर एसिड की मकदार ही बढ़ेगी, वही सेल बढ़ेंगे, कार्बन की ज्यादती होगी जिसमें। जब कार्बन की ज्यादती होगी तो खुश्की की ज्यादती होगी, यही होगा ना। जब खुश्की की ज्यादती होगी तो ये सेल के अंदर जो प्रोटीन है या ये प्रोटीन है ये पूरी नहीं होगी। फिर क्या होता है, फिर नेचुरल अमल जो दिमाग से आता है, नैरो ट्रांसमीटर जैसे जिसको ऑर्डर आकर आते हैं, वो नैरो ट्रांसमीटर चर्बियां जितनी आपके जिस्म की है, फेट से आपके जिस्म की जितनी है, उनको प्रोटीन में तब्दील कर देते, वो प्रोटीन में चेंज हो जाती है। जब प्रोटीन में चेंज होती है आपके जिस्म की, जब चर्बी पिघलेगी आपका जिस्म श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि शुगर के मरीज अक्सर बारीक हो जाते हैं, उनका गोश्त घट भी जाता है, चर्बी उनके जिस्म की खत्म हो जाती है। जब उनके जिस्म की चर्बी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे इंसुलिन जो होती है ये हार्मोन की शक्ल में होती है और गेट पर इधर मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी होती है, क्या होता है, यही जो मैंने बोला था C12 हाँ C6 H12 और O6, ये चीज होती है, इसे बोलते हैं हेमोग्लोबिन। तो हेम से अलग हो जाता है जब इंसुलिन मिलती है इसको। क्यों जी, ऐसे में फौलाद, हेम कहते हैं फौलाद को, फौलाद इससे अलग हो जाता है, तो फिर क्या रह जाता है, ग्लोबिन रह जाता है। ये ग्लोबिन जलने का काम ये करेगा, जो पहले लिखा था ना, हरारत भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, ये करेगा सारा कुछ। तो ये तो अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि प्रोटीन की कमी होगी थी, इंसुलिन की कमी होगी थी, और यहाँ इनकी एनवायरमेंट जो थी ये 5 तक आ गई। क्या हुआ, 5 तक, 4.5 तक ये तलाबियत की, ये उजलाती गुदी और गुदी, उजलाती गुदी और उजलाती असाबी तहरीक में यहां तक पीएच आ जाती है। इसका मतलब यहां से पीएच मुकम्मल थी, ये शरियाने में ज्यादा आंखों, और यहां पर जो हजम होकर जिसने ताकत देनी है जिसम को, जिसने सेलों को ताकत देनी है करोड़ आंखों, यहां ग्लाइकोजन अमल होना वो नहीं हो रहा। तो यहां पर ये चीज हो रही होती है। फिर क्या होता है, ये जिस्म के अंदर चर्बियां पिघल के आ जाती है। जब चर्बी पिघल के आती है तो वो असाबी होती है, अल्कलाइन होती है। प्रोटीन जो है वो जो आपने होती है उसे आप ये देख लें कि सेल के अंदर जो होती है। तो अभी मैं एक और काम करता हूँ, मैं अगर सेल के लिए बड़ा सा सेल बना दूं तो ठीक है। इसके अंदर ये जो है मरकला है, इसे को कहते हैं डीएनए, आरएनए, इसमें ये चीज होती है, इसमें बहुत कुछ होता है। लेकिन ये झिल्ली जो है ये भी उजलाती होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है, बैरूनी झिल्ली भी जो प्रोटीन की होती है। और यहाँ पर एक चीज होती है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जितना भी साइटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा जो भी होता है ये असाबी होता है। जितना भी ये अल्लाह ताला ने इसमें फीड किया हुआ ये अमल है कि इसने क्या काम करना है, जितने भी अहकाम देने हैं, ये दिमाग है सर का, जितने भी ये जो इसके अंदर प्रोटीन है ये भी खर्च होती है ना,
तो ये गेट के साथ इधर जनाब लगी हुई है इंसुलिन प्रोटीन की शक्ल में, एंजाइम की शक्ल में। तो फिर क्या होता है, यहां का जो है ना C6 ये आ गई इधर तक, लेकिन अंदर नहीं जा रही है। जब इसकी एनवायरमेंट उसके आने से जो चर्बियां पिघल कर आई हैं या आपने गुजारें ऐसी खा ली है अल्कली, तो इसकी में इजाफा हो गया, तो ये इंसुलिन का जो इधर लगी हुई है इसका गेट खोल देगी सेल का। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये गुदी पुर्जा है, इसने हरारत देनी है जिस्म को, जितना भी मेटाबॉलिज्म होना है वो इसलिए होना है। एटीपी और एडीपी इसी से बनती है, इसी पे बनता है। यहां से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, जब ये जो मीठा इधर अंदर दाखिल होगा ना प्रोटीन, तो यहां से एक हार्मोन आता है, वो इसको उठा के लेकर खुद सीधा इधर चला जाता है। ये इलेक्ट्रेट और पायरेट में चेंज हो जाता है इधर जाके, केमिकल एक्शन होता है, केमिकल एक्शन होता है इधर, मेटाबॉलिज्म होता है। इसमें क्या होता है, फिर क्या होता है, कार्बन अलग हो जाती है, हाइड्रोजन, ठीक है, ये अलग हो जाती है। आपको पता है पानी के लिए क्या होता है जी, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनता है, पानी बनता है। और यहां भी पानी जब बनता है केमिकल एक्शन होता है तो पानी बनता है, और वहां से हरारत पैदा होती है जो आपके जिस्म की जरूरत है, आपके सेल की जरूरत है, आपके सेल को जिंदगी देती है। और फिर क्या होता है, ये तो दो चीजें हो गई, एक हाइड्रोजन आयन बना, मैं पहले जिक्र किया था कि हाइड्रोजन आयन जो है ना, पीएच जो है ना, इसकी अंदर एनवायरमेंट पूरी हो गई, ठीक है। तो यहां मेटाबॉलिज्म हुआ और कार्बन अलग हो गई। कार्बन जब अलग हुई तो यहां पर एक और एक्शन होता है, आपके गुद्दे नाखला जजीरों की शक्ल में होते हैं। क्या होता है, ऐसे कतार दर कतार होते हैं पूरे जिस्म के अंदर। ये इस कार्बन को लेते हैं और वरीद के अंदर फेंक देते हैं। क्या करते हैं, वरीद के अंदर फेंक देते हैं, और वरीद उसको क्या करती है, लेकर सीधी हार्ट में जाती है, दिल में, खून को, और वहां से जो सफाई होने के लिए वही कार्बन आउट हो जाती है, सांस के रास्ते, पसीने के रास्ते, सांस के रास्ते, पेशाब के रास्ते, जितने फुजले हैं वो खारिज हो जाते हैं। मेरे भाई, ये भी हजम का एक अमल है, मेटाबॉलिज्म है। अगर आप लोग इस मेटाबॉलिज्म को करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, मैं नहीं कहता कि आप शुगर को कंट्रोल करेंगे, मेटाबॉलिज्म आप अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको ये पता चल जाए कि आपके पास जो मरीज आया है इसके खून की पीएच क्या है, इसके पेशाब की पीएच क्या है, और ये आपके लिए एक अजाजी अमल होगा। मैं नहीं कहता कि आप जो नई साइंसी तहकीक है उससे फायदा ना उठाएं, उससे फायदा उठा लें। एक चीज होती है उसको बोलते हैं पीएच मीटर। क्या बोलते हैं, पीएच मीटर, पीएच मीटर। तो मैं आज अभी 6 की 6 तहरीकें हैं, 6 की 6 तहरीकों की मैं आपको पीएच बताता हूं। अगर आपने उजलाती गुदी उसकी तहरीक है और उसके खून की पेशाब सुबह आपने चेक किया है, उसकी रंगत भी चेक कर ली है, सारा कुछ चेक किया, नब्ज भी चेक कर ली है, और आपने उसको दवाई भी दे दी है, 3 दिन खाकर वो आया है, पेशाब की उसकी रंगत भी देखी है आपने, नब्ज भी देखी है, और साथ अगर आपने खून की और उसकी पेशाब की पीएच चेक कर ली है तो आया वो बढ़ रही है, एसिड से वो 60 की तरफ जा रही है, उजलाती तहरीक है, तो आप कौन सी दवाई देंगे, गुदी दवाई देंगे ना। खुश्की को आप किससे खत्म करेंगे, गर्मी से खत्म करेंगे। तो आपने गुदी दवाई दी है तो उसमें गुदी दवाई का असर तो होना चाहिए ना। तो इसकी जो पीएच है, पहले किया थी 5.5,
तो आज अगर आया मरीज तो 5.8 हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मरीज ठीक हो रहा है, आपने सही दवाई दी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, आप लोग साइंसदान है, साइंस पढ़े हुए हैं, हम तो अनपढ़ है। मैंने सन 67 में मैट्रिक किया था, उस वक्त तो साइंस होती ही नहीं थी। खास कोई आदमी जो साइंस रख लेता है, कहता है पुत्र उनको मारा जाएगा, नहीं तो पढ़ सकता, फेल हो जाएगा। तो इसलिए जब असाबी उजलाती तहरीक होती है, देख लो उसका रेंज क्या, देख तू इधर लिखो। जब असाबी उजलाती तहरीक होती है, पीएचएच की आगे इसका लिख रहे, पेशाब की रंगत भी लिख रहे, करबूरा भी लिख रहे, करबूरा लिख रहे, ताकि इनको ना देखने में आसानी हो जाए। क्योंकि जब 2 4 होते हैं ना, आप 3 या 4 चीजों को मिलाकर रिजल्ट लेते हैं, फिर वो रिजल्ट फेल नहीं होता। क्यों सर? इसकी जो असाबी उजलाती की जो रेंज है, बच्चे अक्सर जो है ना, उनके असाबी उजलाती तहरीक होती है, उनकी रेंज है 7.2 से 6.4 तक। अगर ये रेंज है तो बच्चा तंदुरुस्त है, उसके पेशाब के अंदर जो पीएच पेशाब की जो है वो ठीक है, और पेशाब का रंग जो है सफेदी मैल होगा, हल्का पीला होगा, हल्का सफेद होगा। ये 3 कलर हो सकते हैं उसके, क्योंकि ऐसा होता है आप चेक करते पेशाब असाबी तहरीक में। अगर ये नीचे आ जाए 6.3 से 5 तक, इधर ये असाबी उजलाती तहरीक ही होगी। जब भी आप चेक करेंगे असाबी उजलाती बताएगी। लेकिन इसके अंदर होगा क्या, आतिशी जहर पैदा हो गया होगा, जो आप कह रहे थे सर पर फोड़े निकले होंगे सारे जिस्म के अंदर। आतिशी पैदा इसका जो है जिस्म फाड़ कर बाहर आ रहा होता है, बुलबुलों की तरह उसके जिस्म के अंदर हो गए, पस आ रही होगी उसे, ठीक है। उसके बाद है जी तहरीक असाबी उजलाती होगी, एक तबई और एक गैर तबई। ये गैर तबई में होता है जब वो बीमार हो जाता है, बच्चा आपके पास लाते हैं उस वक्त जब बीमार हो जाता है। अगर आप बच्चे को जो दवाई देते हैं उसे ये 6.3 से 6.5 6.4 6.7 तक कहती है, तो उसका मतलब 7 तक चलेगा, बच्चा ठीक हो गया। ऊपर गैर तबई लिखते, और गैर तबई जो है उधर इससे बाद से नीचे भी आ जाती है, 4 तक चली जाती है। उजलाती असाबी जब तहरीक होती है तो पीएच होती है 4.8 से 5.7 तक। अगर यहां तक है तो पेशाब की रंगत क्या होगी, तेज ब्राउन होगा, गोश्त डूबे हुए पानी की तरह होगा, सुर्खी मायल या स्याही मायल होगा। कितनी उसकी बताई थी, 4.8 से 5.7, 4.8 से 5.7 तक। यहां पे फिर भी कुछ ना कुछ फर्क होगा। अभी ये ठीक है, जब इससे नीचे आ जाएगी 4.8 से नीचे हो जाएगी तो 4 तक चली जाए, तो इसका मतलब तेजाब और ज्यादा हो गया इसके जिस्म के अंदर। तो फिर क्या होगा, टीबी भी हो जाएगी, कैंसर भी हो जाएगा, बवासीर भी हो जाएगी। तबई और गैर तबई से वाज़ेह कर, ये गैर तबई होगी, ये गैर तबई है, ये गैर तबई है। एंड पे उनके नीचे लिखे ना, जहां आखिर में लिखे गैर तबई लिखो, इधर भी गैर तबई लिखो ऊपर। वो तबई है, ये गैर तबई है।
या भाई आप नबज भी देख रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं, पेशाब भी चेक कर रहे हैं, पेशाब की पीएच चेक कर रहे हैं, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। आगे है उजराती गुदी तहरीक 5.8 से 6.4 तक। ये नौजवान आदमी जिसकी उम्र 22 साल से लेकर 45 साल तक होती है, उसकी पीएच ये होती है और वो तंदुरुस्त होता है, तमन्ना होता है, उसको कोई फिक्र नहीं होता, भागता है, दौड़ता है, सब काम करता है, ना थकता है। अल्लाह ताला ने उसको सेहत दी होती है, ये सेहत की कदर है। एक नौजवान आदमी की आपके पास आ जाए तो इसका जो पेशाब होता है ऑरेंज कलर, सुर्खी मायल, सरसों की तेल जैसा ऑरेंज कलर, सरसों की सुर्खी मायल, जर्द सरसों की तेल जैसा। जब गुदी इमराती तहरीक हो जाती है इसके बाद ऊपर वाले खत्म कर दो ताकि आसानी से लिख सको। ये इसके गैरता भी होती ही नहीं है, जवान होता है, सब चीज ठीक होती है, इसके पुर्जे सारे ठीक होते हैं, ठीक है। और ये बुर्दबार होता है, हौसलामंद होता है, दिलेर होता है, बहादुर होता है, सोच समझ कर फैसले करता है, अपने फैसले बदलता नहीं है। आगे चलते हैं जी। गुदी उजराती तहरीक पीएच 6.4 से 7.2 तक। नौजवान आदमी आपके पास आता है, छोटा बच्चा है आपके पास आता है, 7 साल का है, 10 साल का है, आपने उसकी नजर देखी, गुदी उजराती थी, आपने कहा भाई तुझे तो सफरा हो गया, इसके जिसमें सफरा बढ़ गया। बढ़ना तो नहीं चाहिए उम्र के हिसाब से, बच्चा होता है, पानी ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं मिजाज अमार। उम्र के हिसाब से आदमी का मिजाज क्या होना चाहिए? बच्चा होता है, उसके जिसमें पानी ज्यादा होता है, जवान होता है मिट्टी ज्यादा होती है, बूढ़ा होता है आग ज्यादा होती है, बुढ़ापे में जाकर पानी ज्यादा होता है, आदतें बच्चों हो जाती है। बच्चा होता है, उसका नफ्स मुतमन्ना आन होता है, उसकी रूह नफसानी काम कर रही होती है। जवान होता है, उसका नफ्स अमारा इंतहा पे होता है और रूह नफसानी काम कर रही होती है। इसी तरह जब बुढ़ापे में 45 साल से ऊपर जाता है, नफ्स लुमामा स्टार्ट हो जाता है, हाजी हो जाता है, नमाजी हो जाता है, परहेजगार हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत आ जाती है, उसकी तहरीक गुदी उजराती हो जाती है। गुदी असाबी से होकर उसके जिसमें पगलावा जाता है, वो गोश्त जो बना हुआ है वो पिघल जाता है गुदी तहरीक से, कमजोरियां आने लग जाती हैं, कहते हैं ये बुढ़ापा आ रहा है। उसके अंदर सफरावी जहर पैदा हो गया है। अभी सफरा के दर्जे हैं और पेशाब की रंगत है। सफरा बहुत जी बहुत क्या तो बोलते पहले सफरा बेटा, सफरा महर का, सफरा बहुत महिया, हाँ जी, सफरा करासी, सफरा करासी जगारी, ये दर्जे हैं। और जब सफरा करासी जगारी होता है तो पेशाब सब्ज रंग का आता है, लैट्रीन सब्ज रंग की आती है, कैद सब्ज रंग की आती है। उस मरीज के दिन गिने जा चुके होते हैं, वो बहुत जल्द अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ऐसा तबीब यहाँ भी जो इस जहर को जिस्म से खार निकाल दे और इसकी पैदाइश रोक ले, वो मरीज की जिंदगी के कुछ दिन बढ़ा सकता है। बढ़ते तो अल्लाह की तरफ से हैं, लेकिन उसका कुछ अजाला हो जाता है, कुछ सांस। मैं आज एक और आपको बता दूं, जितने भी इलाज हम करते हैं हम उसकी जिंदगी नहीं बिता सकते। जिंदगी उसकी उतनी है जितनी अल्लाह ताला ने लिखी है। इलाज का मकसद है कि जो जिंदगी गुजारे वो हाईवे करके ना गुजारे, आसानी से गुजारे। हाँ जी, तो ये क्या था, गुदी उजराती तहरीक थी। तो यहाँ पे हल्दी जैसा जहर पैदा हो, सफरा भी जहर पैदा हो गया और सफरा जहर तभी हो गया, तभी आपके पास आया ना। उसका जिगर जो है खराब हो गया है। फिर है गुदी असाबी, सात 7.2 थी ना उसकी पीएच,
आपने अल्कलाइन दवाइयां दी, ठंडी दवाइयां दी, अल्कली दवाइयां दी हैं, असाबी दवाइयां दी हैं। असाबी की पीएच जो है वो और है, गुदी की और है, उजलाती की और है। ये बोल रहा था मैं, पेशाब सर्दी नायल हो गया, जर्दी नायल सफेद, इसका जर्दी नायल सफेद। फिर है असाबी गुदी, इसकी जो पीएच है वो 7.2 से 7.9 तक, 7.2 से 7.9 तक। फिर है असाबी गुदी, छठी तारीख जो है, इसकी पीएच है 7.9 से लेकर 8.7 तक। पेशाब का रंग जो है हल्का पीला, नीलबू रसूब लिए हुए, और इसमें बादल नजर आएगा आपको। अगर पेशाब को चेक करेंगे, जैसे सिगरेट का धुआं फजा में फैलता है, ऐसे इसके अंदर नीचे, दरमियान में या ऊपर धुआं होगा, ठीक है, रसूब होगा इसमें, और बलगमी ज़हर, जुज़ामी ज़हर पैदा हो गया है, जुज़ामी ज़हर पैदा हो गया है गैर तबीयी होकर। नींद तो नहीं आ रही अभी आप लोगों को? हाले ठीक है। अच्छा, तो मेरे भाई, आज मैंने एक टॉपिक ऐसा था जिसका नाम लिए बगैर मैंने बयान किया है कि शुगर भी कोई चीज होती है। और जब आप शुगर के मरीज आता है, आप उसकी पीएच चेक कर लेते हैं, तो आप उसकी पीएच बदली कर दें, आपको पता चल जाएगा इसमें एसिड है। आंखें बंद करके अगर आपने दवाई दी है ना, गुजराती आदमी मरीज है, तो आंखें बंद करके आपने उसको गुदी दवाई दे दी, अल्लाह ताला शिफा दे देगा। लेकिन आपका रास्ता तो ठीक हो। जितने भी नुस्खा आता है, कोई खराब नहीं है, कोई बेकार नहीं है, सब कभी कीमती है, कारआमद है। लेकिन बात यह है कि आपकी तजवीज करने की, आपकी तशखीस करने की, कि आपने तशखीस क्या किया है कि उसके जिस्म में पानी है, बड़ा है, मिट्टी बड़ी है, आग बड़ी है। अल्लाह ताला कुरान जी में फरमाते हैं, मैंने इंसान को पैदा किया मिट्टी से, दूसरी जगह कूदी हुई मिट्टी से, तीसरी जगह ठीकरी की तरह बैठती हुई मिट्टी से, चौथी जगह अल्लाह ताला फरमाते मैंने हुक्म दिया रूह को दाखिल हो जाए, इसमें हवा दाखिल हो गई। हवा तो उतनी रहती सारी जिंदगी, कभी पानी बैठता है, कभी मिट्टी बैठती, कभी आग बढ़ती है। और जब ये हद से बढ़ जाए, गैर तबीयी हो जाए, तो जिस्म के अंदर खराबियां पैदा होती हैं, मेटाबॉलिज्म खराब होता है, आदमी का ज़हन खराब होता है, उस वक्त एसिडोसिस हो जाता है, तेजाब बढ़ जाता है, उस वक्त ग्लाइकोसिस का अमल नहीं होता है, या क्या ये अल्कली बढ़ गई है। तो मेरे वीर, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, और ऐसे तकवीब है, अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत मखलूक है। तो आप इस मखलूक की खिदमत करें, इस मखलूक के लिए अपने दिल में दर्द पैदा करें, पढ़ें, साहब साहब की तालीम को पढ़ें। मैंने जो कुछ बयान किया साहब साहब का बयान किया है ना, मैंने बाहर से तो नहीं लाया हूं। ये जो मैंने अभी सर के बाद बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हरारत पैदा करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। इसका मतलब जो चीज हरारत पैदा करती है वो क्या होती है? गुदी होती है, साफी होती है, गुदी होती है। जो रतूबात है वो क्या है? असाबी है। और जो इर्द गिर्द जो झिल्ली है, जिसने सेल को लिटा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसे, वो क्या है? वो भी प्रोटीन की बनी है, प्रोटीन की गोश्त है, गोश्त की बनी हुई है, वो उजलाती है। हर सेल इसी तरह है, लेकिन उसकी जो हम तमीज करते हैं वो पीएच से करते हैं, पीएच से नहीं। उसका एक और मेथड है, उसको हम कहते हैं पीकेए। और ये क्या है? स्टेम सेल जो है ना, बोन मैरो के अंदर होता है, वो इसको
सेल बनाने की मदद करता है, वही बनाता है कि ये असाबी है, उजलाती है, ये गुजी है। शुक्रिया, मेहरबानी। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो या जज्बाती अंदाज में कोई बात बोल दी हो, भाई मैं आप लोगों से माफ़ी का खासदार हूँ। ठीक है, अगर मैंने कोई गलत बात की हो, आपको नागवार गुजरी हो तो माफ़ कर देना। आप इल्म वाले बैठे हैं, अब तो तालिब इल्म है। मेहरबानी, शुक्रिया, नवाज़िश।